जय हिंद दोस्तों, मैं दानिश मेमन आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूं आपके अपने YouTube चैनल IAS स्ट्राइवर्स पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा मध्य प्रदेश का गठन एवं पुनर्गठन, जो स्टेट जीके का टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके MPPSC। इसके अलावा मध्य प्रदेश में होने वाले अन्य एग्जाम जो व्यापम द्वारा आयोजित किए जाते हैं उसके लिए। तो आइए शुरू करते हैं मध्य प्रदेश का गठन एवं पुनर्गठन। दोस्तों, मध्य प्रदेश का गठन एवं पुनर्गठन का जो टॉपिक है, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति क्या है। तो मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति आप जानते हैं, कुल मिलाकर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। इसमें कुल मिलाकर 10 संभाग और 52 जिले हैं आज की डेट में। 53वें जिले की घोषणा हो चुकी है और अगस्त 2023 में इसे बनाया जाएगा, जो मऊगंज होगा रीवा जिले से अलग करके। और आज जो ये स्वरूप आप देख रहे हैं, आप जानते हैं ये मध्य प्रदेश का जो वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ वो 1 नवंबर 2000 को प्राप्त हुआ। यानी जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया तब आपके पास ये स्वरूप आपको मिला। लेकिन ये बहुत जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश का स्वरूप हमेशा से ऐसा नहीं था। मध्य प्रदेश की सीमाएं हमेशा से ऐसी नहीं थी। ऐतिहासिक काल में लगातार बदलती चली गई, क्योंकि जैसे जैसे राजा महाराजा रजवाड़े प्रिंसली स्टेट्स आते अधिकार करते चले गए, तो कभी उनकी सीमा बदलती रहती, कभी छोटी होती कभी बड़ी होती, और इतने लंबे इतिहास में सीमाएं बदलती रही। और उसका जिक्र आप इतिहास में मूल रूप से करेंगे जरूर, या इतिहास में पढ़ेंगे जरूर। लेकिन जो आज मध्य प्रदेश है, इसके निर्माण की या इसके सीमा रेखा के निर्धारण की शुरुआत होती है ब्रिटिश काल से। दोस्तों, अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने हमारे भौगोलिक क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए 2 तरीके की पॉलिसीज अपनाई। पहला तो प्रत्यक्ष शासन या प्रशासन अपने हाथों में लिया। यानी जो राजे रजवाड़े थे, जो राजा महाराजा थे, उनको हराया युद्ध करके, और उसके बाद उनके क्षेत्र को अपने अंडर में लिया, अपने अधिकार में लिया और उस पर प्रशासन करना शुरू किया। जैसे पलासी और बक्सर के युद्ध के बाद अंतिम रूप से 1773 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का प्रशासन अपने हाथ में लिया। इसी तरीके से पेशवा को हराकर हमारे मध्य प्रदेश का जो दक्षिणी क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा जिसमें नर्मदा घाटी के आसपास का क्षेत्र, महाकौशल का क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है ये अपने अंडर में किया। ठीक बात। तो इस तरीके से प्रत्यक्ष प्रशासन अपने हाथों में लिया, और इस क्षेत्र पर जो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में है, उसकी पूरी जिम्मेदारी किसके पास थी? ब्रिटिशर्स के पास थी। ब्रिटिशर्स इस पर अपने अधिकारी अपॉइंट करते थे और हर चीज के लिए वही जिम्मेदार थे। वहीं दूसरा क्षेत्र ऐसा हो सकता है जो रियासतों का था। यानी जो रजवाड़े थे, अब इतना बड़ा क्षेत्र जीतने के बाद हर रजवाड़े से युद्ध करना तो जरूरी नहीं रह गया था। तो इन ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रजवाड़ों के साथ संधि करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया दोस्तों? संधियां करना शुरू किया, ट्रीटीज करना शुरू किया। और इस ट्रीटी के माध्यम से यह निर्धारित किया कि आप अपने क्षेत्र का प्रशासन अपने पास रखें, हमें वो नहीं चाहिए। बस आप ये करें कि आप दूसरे राज्यों के साथ, दूसरी रियासतों के साथ कैसा संबंध रखते हैं वो हमारे जिम्मे, हम उसे देख लेंगे। इसके साथ साथ सेना रखने की भी आपको जरूरत नहीं है, सेना भी हम उपलब्ध कराएंगे, बस उसको खर्चा आप देंगे। और आप संप्रभु नहीं होंगे, आप सॉवरेन नहीं होंगे, बल्कि ब्रिटिश क्राउन आपके ऊपर होगा। आप ब्रिटिश क्राउन के अंडर में अपना प्रशासन कर रहे हैं। इस तरीके संधि करी और लगभग हर रियासत के साथ संधि करी। अब संधियां करी भारत में, तो मध्य प्रदेश भी आएगा, और मध्य प्रदेश में बहुत सारी रियासतें मौजूद थी और हर एक के साथ संधि भी हो गई। अब उसको मैनेज करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर एक पॉलिटिकल यूनिट बनाई गई, जिसे कहा गया सेंट्रल इंडिया। क्या कहा गया? सेंट्रल इंडिया एजेंसी। सेंट्रल इंडिया एजेंसी, जिसका गठन कब किया गया? तो इस सेंट्रल इंडिया एजेंसी गठन किया गया 1854 में। तो सेंट्रल इंडिया एजेंसी गठन हुआ 1854 में, और
उसमें एक ब्रिटिश एजेंट होता था जो प्रमुख होता था, जो हर रियासत के साथ लगभग संबंध स्थापित करता था। उसका मुख्यालय क्या होता, कहां था? इंदौर था। क्या था दोस्तों? इंदौर था। और इस सेंट्रल इंडिया एजेंसी में वर्तमान हमारे मध्य प्रदेश की बहुत सारी रियासतें, यानी लगभग सभी रियासतें शामिल थी, और वो जो है 7 भागों में बटी हुई थी। यानी ये जो जितनी रियासतें उस समय मध्य प्रदेश में, यानी इस पूरे आप में देख रहे हैं पीला कबीला जो कलर है वो सेंट्रल इंडिया एजेंसी है, और इसमें कुल मिलाकर 7 यूनिट्स थी। यानी 7 यूनिट्स में ये भी बटा हुआ था। वो 7 यूनिट कौन कौन सी थी? तो ग्वालियर रेसिडेंसी, यानी ग्वालियर रियासत और उसके आसपास का क्षेत्र। फिर आता है आपका बुंदेलखंड रेसिडेंसी, बघेलखंड रेसिडेंसी, मालवा रेसिडेंसी, इंदौर रेसिडेंसी, भोपाल रेसिडेंसी और भोपावर रेसिडेंसी। यानी कुल मिलाकर हमारे मध्य प्रदेश में उस समय, जो हमारा वर्तमान में आज मध्य प्रदेश है, उस समय उसमें 7 ऊपर वाले क्षेत्रों में, ऊपर वाले और पश्चिमी, उत्तर और पश्चिमी क्षेत्रों में आप पाएंगे 7 अलग अलग यूनिट्स थी, छोटी छोटी, जिसको कंबाइनली क्या कहते थे? सेंट्रल इंडिया एजेंसी कहते थे, जिसका गठन 1854 में किया गया था। और उद्देश्य सिर्फ इतना सा था कि इनके साथ ब्रिटिश सरकार सही तरीके से संबंध स्थापित कर सके, इन्हें सही तरीके से कंट्रोल कर सके, सेंट्रल इंडिया एजेंसी। और आप मैप में देख पा रहे हैं जो पीला कलर आप देख रहे हैं वो पूरा का पूरा क्या है? सेंट्रल इंडिया एजेंसी है, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में जो दूसरा पोर्शन था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रत्यक्ष नियंत्रण में था, उसे क्या कहा गया? उसे कहा गया सेंट्रल प्रोविंस। क्या कहा गया दोस्तों? सेंट्रल प्रोविंस। दरअसल ये जो पूरा क्षेत्र है, मैप थोड़ा सा बहुत स्पेसिफिक नहीं मिल पाया, लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि मैं आपको इसमें समझा पाऊंगा। ये जो मैप आप देख रहे हैं जिसमें जबलपुर, दमोह, मध्य प्रदेश से संबंधित बता रहा हूं अभी आपको, ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, आपका जब मध्य प्रदेश का वर्तमान महाकौशल जो कहलाता है वो दमोह, आपका सागर, आपका जबलपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, ये वाला क्षेत्र इसमें शामिल था। तो ये जो क्षेत्र है ये असल में अंग्रेजों ने, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1853 में प्राप्त किया था भोसलों से, यानी नागपुर के भोसले शासकों से ये प्राप्त किया था 1853 में। और जिसे क्या कहा गया? इसका पूरा प्रशासन अपने हाथों में लिया, जिसे कहा सेंट्रल प्रोविंस। क्या कहा गया दोस्तों? सेंट्रल प्रोविंस। सेंट्रल प्रोविंस यानी सिंपल हिंदी में कहूं तो मध्य प्रांत, हालांकि सेंट्रल प्रोविंस ही बोलेंगे हम, तो सेंट्रल प्रोविंस कहा गया। और कुछ क्षेत्र जो है आप देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र है, ये वाला, ये कहलाता बरार। क्या कहलाता दोस्तों? बरार कहलाता है। और इसे हैदराबाद के निजाम से एक संधि के माध्यम से 1903 में प्राप्त किया गया। क्या किया गया दोस्तों? 1903 में इसे प्राप्त किया गया हैदराबाद के निजाम से, और फिर दोनों को मिला दिया गया। यानी कि एक बरार प्रांत जो 1903 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्राप्त हुआ था हैदराबाद के निजाम से, वहीं आपका सेंट्रल प्रोविंस का क्षेत्र जिसे नागपुर क्षेत्र भी कहते थे, नागपुर मंडल का क्षेत्र भी कहा जाता था, 1853 में प्राप्त हुआ। और दोनों का प्रशासन ब्रिटिश गवर्नमेंट देख रही थी, बढ़िया चल रहा था, नागपुर इसकी राजधानी थी। समय गुजरा, 1935 के अधिनियम के तहत इससे क्या कर दिया? दोनों यानी बरार और सेंट्रल प्रोविंस, यानी नागपुर डिवीजन, नागपुर प्रांत और बरार प्रांत को मिलाकर सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार घोषित कर दिया गया। यानी आपके 24 अक्टूबर 1936 को इसे कहा गया सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, जिसकी राजधानी नागपुर होती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पूरे कंट्रोल में था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहां पर एक विधान मंडल यानी लेजिस्लेचर की व्यवस्था भी कर रखी थी। तो इस तरीके की व्यवस्था थी। तो हमारे मध्य प्रदेश में आजादी से पहले की जो कंडीशन थी वो क्या थी? 2 क्षेत्र थे। एक ऊपर वाला हिस्सा था जिसमें रियासतें थी पूरी तरीके से, जिसे सेंट्रल इंडिया एजेंसी कहा गया। वहीं दूसरा हिस्सा था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, यानी कि मध्य प्रांत और बरार कह सकते हैं आप इसको। ये वाला नीचे वाला हिस्सा था जिसकी राजधानी नागपुर थी। यह आजादी के पहले की कंडीशन थी दोस्तों। अब आजाद जब हो गए, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट चली गई, ब्रिटिशर्स भारत को आजाद करके छोड़ के चले गए, तो ब्रिटिशर्स ने जो अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में क्षेत्र रखा हुआ था, यानी डायरेक्ट कंट्रोल में जो रीजन था, जो क्षेत्र प्रत्यक्ष नियंत्रण में था, वो तो किसको सौंप दिया? वो सौंप दिया संविधान सभा को, यानी सिंपल शब्दों में अगर कहूं तो भारत सरकार को सौंप दिया।
और रजवाड़ों के साथ अपनी संधियां समाप्त कर दी और उनसे कह दिया कि आप या तो स्वतंत्र रहें या भारत और पाकिस्तान में से किसी में मिल जाएं, भारत और पाकिस्तान में से किसी में मिल जाएं। हमारे मध्य प्रदेश की चूंकि ज्यादातर रियासतें मध्य प्रदेश के बीचों बीच, मतलब ज्यादातर क्या सभी रियासतें मध्य प्रदेश के बीचों बीच थी, पाकिस्तान से टच होने कोई सवाल ही नहीं उठता था, इसलिए धीरे धीरे सभी रियासतें क्या हो गई, भारत में शामिल हो गई। ठीक, भारत में शामिल हो गई। जब भारत में शामिल हुई तो हमने क्या किया, हमने उसको 4 भागों में, यानी जो रियासती क्षेत्र था उसको 3 भागों में बांट दिया। रियासती क्षेत्र को कितने भागों में बांट दिया, जो हमारा सेंट्रल इंडिया एजेंसी था उसको 3 भागों में आजादी के फौरन बाद बांट दिया गया और एक का नाम पड़ा मध्य भारत। मध्य भारत मतलब कौन सा, मध्य भारत मतलब मोटे रूप से अगर मैं कहूं तो आपकी जो ऊपर वाली रेजिडेंसी, पहले तो ग्वालियर, मालवा, इंदौर, भोपावर, इसको जो है मध्य भारत में ट्रांसफर कर दिया गया और मध्य भारत कहा गया इनको मिलाकर, यानी ग्वालियर इंदौर के जो पूरे क्षेत्र को मिलाकर क्या कहा गया, मध्य भारत कहा गया और 1948 में इसका गठन कर दिया गया। वहीं पर दूसरा जो क्षेत्र था, जो पूर्वी क्षेत्र था, यहां पर आप देख पा रहे हैं ये वाला, तो बुंदेलखंड और बघेलखंड को मिलाकर जो रियासत बची उसको क्या कहा गया, विंध्य प्रदेश कहकर एक राज्य के रूप में बना दिया गया। मतलब सेंट्रल इंडिया जो पहले था ब्रिटिश टाइम पर, उसको तोड़कर 3 भागों में बांटा, एक तो मध्य भारत कर दिया, दूसरा बना दिया विंध्य प्रदेश, ये भी 48 में बनकर तैयार हो गया था, और तीसरा बनाया भोपाल स्टेट। तो भोपाल स्टेट बीचों बीच का हिस्सा था ये छोटा वाला, और इसको भी बनाकर स्टेट बना दिया गया। बहुत सिंपल व्यवस्था कर दी गई, और ये बात है जून 1949 की, 1949 की। और जिसे हम उस समय सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार कह रहे थे, आजादी के बाद उसे क्या कहा गया, मध्य प्रांत कह दिया गया। तो आजादी से पहले ब्रिटिश एरा में, ब्रिटिश काल में जो 2 पॉलिटिकल यूनिट्स थी, सेंट्रल इंडिया एजेंसी और दूसरा सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, उसको जस्ट आजादी के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 4 भागों में विभाजित कर दिया गया। सीपी बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, मध्य प्रांत के नाम से जाना गया। इसके अलावा जो सेंट्रल इंडिया एजेंसी थी उसको 3 भागों में तोड़कर 3 अलग अलग राज्य का बनाए गए। पहला मध्य भारत बनाया गया, जो आपका ये वाला हिस्सा है, उत्तर और पश्चिमी हिस्सा पूरा। फिर उसके बाद आपका विंध्य प्रदेश बनाया गया, तो ये विंध्य प्रदेश हो गया आपका। तीसरा हो गया आपका भोपाल राज्य, तो ये आपका हो गया भोपाल राज्य, और चौथा मैंने जैसे बताया मध्य प्रांत। तो इस तरीके से आजादी के बाद, संविधान लागू होने के पहले यह व्यवस्था मार्केट में मौजूद थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब उसके बाद क्या हुआ, तो जैसे ही संविधान बना तो संविधान में क्या किया गया, इन राज्यों को बहुत ज्यादा परिवर्तित नहीं किया गया, बस कैटेगराइज कर दिया गया, इनका वर्गीकरण कर दिया गया 4 भागों में। कौन कौन से 4 भाग, तो पार्ट ए के राज्य, पार्ट बी के राज्य, पार्ट सी के राज्य और पार्ट डी के राज्य, बस दैट्स इट। कोई परिवर्तन इनमें नहीं किया गया। संविधान लागू होने से पहले मध्य प्रदेश के संदर्भ में तो वही कंडीशन थी कि संविधान लागू होने के पहले जो सिनेरियोस थे वो वैसे के वैसे कर दिए गए। ठीक है, जो स्थिति थी वैसे की वैसी रखी गई, बस उन्हें 4 भागों में विभाजित कर दिया गया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पूरे क्षेत्र को, भारत के पूरे क्षेत्र को इस कैटेगरी में बांट दिया गया। जैसे एग्जांपल के लिए हमारा मध्य प्रांत जो हमने कहा, जिसे हम पहले आजादी से पहले कहते थे सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, जिसकी राजधानी नागपुर थी, उसको नाम दिया मध्य प्रांत। उसकी बीच की छोटी छोटी रियासतें जो बिल्कुल बीचों बीच थी वो उसमें शामिल कर ली गई, नागपुर राजधानी थी और उसे पार्ट ए में शामिल कर दिया गया, कोई परिवर्तन नहीं किया गया, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। पार्ट बी में बड़ी बड़ी रियासतों को शामिल किया गया, जैसे हमारा मध्य प्रांत जिसकी राजधानी आगे चल के हम देखेंगे भोपाल और इंदौर है, तो वो हमें इसमें शामिल कर दिया गया। पार्ट सी में विंध्य प्रदेश हमारे यहां से और हमारे यहां से भोपाल शामिल कर दिया गया। यानी संविधान लागू होने के बाद भारत की जो राज्य थे उनमें आमूलचूल परिवर्तन या बहुत बड़े परिवर्तन नहीं किए गए। संविधान लागू होने से पहले जो सिनेरियोस थे, जो परिस्थितियां थी, उसी को बस थोड़ा सा वर्गीकरण कर दिया गया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में। तो इसी क्रम में पार्ट ए में हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित क्षेत्र शामिल था मध्य प्रांत, जो पहले सीपी बरार कहलाता था, सेंट्रल प्रोविंस और बरार कहलाता था, अब मध्य प्रांत कहलाया। वो पार्ट ए में शामिल था। इसकी राजधानी थी नागपुर। और अगर आप मैप देखें, मैप लगे हुए हैं हर जगह,
अगर आप मैप देखें तो ये वाला जो क्षेत्र है ये हो गया। हालांकि इसके बीचों बीच में ब्रिटिश काल में क्या था, दो तीन, मतलब माफ कीजिए, दो तीन नहीं, कुछ रियासतें इसमें शामिल थी। ब्रिटिश काल में इसमें कुछ रियासतें शामिल थी और कुल मिलाकर कितनी थी, 15 रियासतें, ये लिखा भी हुआ है, 15 रियासतें इसमें शामिल थी। और 15 रियासतें जो छोटी मोटी इसमें शामिल थी उसको क्या किया गया, जैसे एग्जांपल कैसे शामिल थी, यहां बीचों बीच थी, ये छोटी छोटी रियासतें थी इसी सेंट्रल प्रोविंस के बीचों बीच, तो उनको क्या किया गया, शामिल कर दिया गया इसी क्षेत्र में, इसी क्षेत्र में से शामिल कर दिया गया। ठीक बात। और इसी में एक जो क्षेत्र था मकरई, आजादी से पहले ये ऐसा दिखाई देता, हरदा के बीचों बीच, यहां हरदा के पास ऐसा दिखाई देता पीला कलर, जो कि रियासत थी एक, इसको इसमें शामिल कर दिया गया मध्य प्रांत में। तो मकरई जो है इन 15 रियासतों में से एकमात्र ऐसी रियासत है जो वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल है। बाकी की 14 रियासतें या तो महाराष्ट्र में है वर्तमान में, या छत्तीसगढ़ में है। ठीक बात। तो हमारा जो पार्ट ए में था, मध्य प्रांत पार्ट ए में शामिल था, जिसकी राजधानी क्या थी, नागपुर थी, और जो 15 रियासतें उसके बीचों बीच पड़ती थी उसको उसमें मिला दिया गया, और उसमें से एक रियासत मकरई थी जो हरदा जिले में पड़ती है, और वो वर्तमान में एकमात्र ऐसी रियासत है जो हमारे मध्य प्रदेश में शामिल है। बाकी 14 रियासतें या तो महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़ में है। और इसके मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल। तो आपको बता दूं, पंडित रविशंकर शुक्ल जो थे वो सीपी बरार के मुख्यमंत्री भी रहे और मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री भी रहे। तो और इसके अलावा जैसे मध्य प्रांत बन जाएगा, मध्य प्रांत बन गया, मध्य प्रांत के बाद 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन होगा तब भी पंडित रविशंकर शुक्ल ही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो इस समय यानी जब 1948-49 में एक प्रक्रिया चल रही थी, तो उस समय पहले मुख्यमंत्री कौन बने, पंडित रविशंकर शुक्ल बने। और वहीं राज्यपाल क्यों, क्योंकि राज्यपाल की स्थिति थी, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल वाला हिस्सा था, तो पहले से यह गवर्नर बैठता था, बस हमने भी एक अधिकारी बिठाया, उसका नाम राज्यपाल कर दिया। तो राज्यपाल जो थे वो कौन थे, ई राघवेंद्र राव। कौन थे दोस्तों, ई राघवेंद्र राव। तो मैंने क्या बताया मध्य प्रांत के बारे में, मध्य प्रांत पार्ट ए में शामिल था, नागपुर उसकी राजधानी थी, मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल, राज्यपाल ई राघवेंद्र राव, और 15 रियासतें मिलाकर, इसमें 15 रियासतें मिलाई गई, उसमें से एकमात्र मकरई रियासत हमारे वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल है। तो इस तरीके से ये वाला क्षेत्र आप है ये देख रहे हैं, इसकी राजधानी नागपुर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, मध्य भारत की बात करते हैं। जैसा मैंने आपसे चर्चा में कहा और आप देख भी पा रहे होंगे, मध्य भारत सेंट्रल इंडिया एजेंसी का उत्तरी और पश्चिमी भाग मिलाकर बनाई गई। इसमें ग्वालियर सबसे बड़ी रियासतों में अगर मैं कहूं आपसे, तो ग्वालियर एक रियासत हो सकती है और एक रियासत हो सकती है इंदौर। तो ग्वालियर और इंदौर की रियासतों और इसके साथ साथ बहुत सारी और भी रियासतें थी, कुल मिलाकर 26 रियासतें, ग्वालियर इंदौर को मिलाकर 26 रियासतें कुल मिलाकर, जिसमें रतलाम भी थी, है ना। इस तरीके से यहां पर ग्वालियर और इसके आसपास की पूरी रियासतों को मिलाकर क्या किया गया, कुल मिलाकर 26 रियासतें हो गई। और इन 26 रियासतों को मिलाकर मध्य भारत कहा गया, जैसे हमने चर्चा की, और कुल मिलाकर पार्ट बी में शामिल था। किसमें शामिल थी दोस्तों, पार्ट बी में शामिल थी। इसकी राजधानी कौन कौन सी थी, तो कुछ समय के लिए यानी 6 महीने के लिए, जब गर्मी का समय हो ग्रीष्म काल में इंदौर, और शीतकाल में इसे क्या बनाया गया, ग्वालियर इसे राजधानी रखा गया। ठीक है, चल फिर इसके पहले मुख्यमंत्री कौन रहे, तो इसके पहले मुख्यमंत्री रहे वरिष्ठ नेता लीलाधर जोशी। तो इसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन रहे, लीलाधर जोशी रहे। वहीं पर गवर्नर का पद इन रियासतों के लिए नहीं रखा गया था, बल्कि इनके लिए जो गवर्नर जैसा एक पद था उसे कहा गया राज प्रमुख। क्या कहा गया दोस्तों, राज प्रमुख कहा गया, यानी कि उस रियासत के प्रमुख को ही राज प्रमुख बनाया गया। और चूंकि राज प्रमुख या गवर्नर के पास कोई बहुत ज्यादा शक्तियां नहीं होती, वो नाम मात्र का ही प्रमुख होता है संसदीय व्यवस्था में, इसलिए राज प्रमुख का दर्जा यहां पर दिया गया। तो मध्य प्रांत में सबसे बड़ी रियासत थी वो कौन सी थी, ग्वालियर थी। तो जीवाजी राव सिंधिया उसके प्रमुख थे, यानी उस समय महाराजा कौन थे, अंतिम महाराजा जीवाजी राव सिंधिया। तो जीवाजी राव सिंधिया को ही हमारी मध्य भारत का राज प्रमुख बनाया गया। और उपराज प्रमुख का जो पद है वो किसको सौंपा गया, वो सौंपा गया इंदौर रियासत के यशवंतराव होलकर सेकंड को। तो राज प्रमुख कौन हो गए, जीवाजी राव सिंधिया, और उपराज प्रमुख कौन हो गए, यशवंतराव होलकर सेकंड। और आगे कहानी बढ़ी। ठीक है, फिर 1956 तक लगभग यही स्थिति रही। 1956 में जब मध्य प्रदेश बना, तब तख्तमल जैन जो थे इस समय उसके मुख्यमंत्री थे।
यानी मध्य प्रदेश के गठन के समय मध्य भारत के मुख्यमंत्री कौन थे? तख्तमल जैन थे। कौन थे दोस्तों? तख्तमल जैन थे। बढ़ते हैं आगे। अब तीसरा जो क्षेत्र है हमारे मध्य प्रदेश में है वो हो गया विंध्य क्षेत्र, विंध्य प्रदेश। कौन सा क्षेत्र? विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश में बुंदेलखंड और बघेलखंड, बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश बनाया गया। क्या बनाया गया? विंध्य प्रदेश बनाया गया। और इसकी राजधानी कौन सी बनी? रीवा बनी। कौन सी राजधानी बनी दोस्तों? रीवा इसकी राजधानी बनी। ये पार्ट सी में शामिल था, विंध्य प्रदेश पार्ट सी में शामिल था। इसकी राजधानी रीवा बनी और इसके पहले मुख्यमंत्री कौन बने? अवधेश प्रताप सिंह। कौन बने दोस्तों? अवधेश प्रताप सिंह बने। 1948 की बात हो रही, 1948 में अवधेश प्रताप सिंह बने। राज प्रमुख रीवा सबसे बड़ी रियासतों में से थी, तो राजा मार्तंड सिंह जो कि रीवा के प्रमुख थे, रीवा के महाराजा थे, उन्हें राज प्रमुख बनाया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आपको बता दूं कि हमारे मध्य प्रदेश में जो सफेद बाघ हैं वो भी यहीं पाए जाते हैं, विंध्य प्रदेश क्षेत्र में ही। तो यहां पर बघेलखंड में जो सफेद बाघ पाए जाते हैं उसमें सबसे पहला सफेद बाघ जो है मार्तंड सिंह जी ने ही पकड़ा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। खैर, तो राज प्रमुख कौन बने? राजा मार्तंड सिंह बने। और उपराज प्रमुख बने पन्ना रियासत के यादवेंद्र सिंह जूदेव। तो हमारी जो पन्ना रियासत में शामिल थी उसके यादवेंद्र सिंह जूदेव क्या बने? उपराज प्रमुख। और राज प्रमुख कौन बने? राजा मार्तंड सिंह। राजधानी रीवा। कौन सी थी दोस्तों? रीवा थी। कुल मिलाकर 38 यानी बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र की कुल मिलाकर 38 रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश बनाया गया था। क्या बनाया गया था? विंध्य प्रदेश बनाया गया था। कुल मिलाकर 38 रियासतों को मिला लिया गया था। और इसके समय पहले मुख्यमंत्री कौन हो गए? अवधेश प्रताप सिंह हो गए। और जब 1956 में मध्य प्रदेश बनाया गया तब इसके मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे शंभुनाथ शुक्ल। कौन थे दोस्तों? शंभुनाथ शुक्ल। ठीक बात है। तो तीसरा क्षेत्र ये हो गया। अब बात करते हैं चौथे क्षेत्र की। चौथा क्षेत्र आपका भोपाल स्टेट, भोपाल रियासत, जिसमें भोपाल, सीहोर और रायसेन जिले शामिल थे। भोपाल रियासत और भोपाल रियासत, भोपाल राज्य पार्ट सी में शामिल किया गया। छोटी रियासत थी इसलिए इसकी राजधानी भोपाल शहरी था। क्या दोस्तों? भोपाल शहरी था। और इसके प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने? तो शंकर दयाल शर्मा जी इसके प्रथम मुख्यमंत्री बने। और राज प्रमुख कौन? तो नवाब हमीदुल्ला खां जो कि अंतिम नवाब थे भोपाल राज्य के, उन्हें राज प्रमुख बनाया गया। इस तरीके से हमारे भारतीय संविधान को जब लागू किया गया तब उसमें ये परिस्थितियां थी। 4 भागों में विभाजित था हमारा मध्य प्रदेश, या मध्य प्रदेश का क्षेत्र 4 क्षेत्रों में आता था। ठीक बात। अब देखिए, जैसे ही संविधान लागू हो गया तो एक समस्या खड़ी हुई संविधान सरकार के सामने। सरकारों के सामने एक समस्या खड़ी हुई, वो थी भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण। दरअसल अंग्रेजों ने जो राज्य बनाए थे वो अपनी सुविधा से बनाए थे। अंग्रेजों ने जो राज्य का निर्माण किया था, जो सीमाएं बनाई थी, वो अपने फायदे के लिए बनाई थी और उसका जनता से कोई लेना देना नहीं था। इसीलिए स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह मांग लगातार उठती रही कि भाषा के आधार पर राज्य बनाए जाए, यानी कोशिश की जाए कि एक भाषा बोलने वाले लोग का क्षेत्र जो है वो एक राज्य में शामिल हो, ताकि उन्हीं की भाषा में उन पर शासन हो, तभी लोकतंत्र की प्राप्ति हो सकेगी। किसी गैर भाषा में शासन हो तो लोकतंत्र सफल नहीं हो पाएगा। और भाषा जो है वो इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन गई, यानी भाषा के आधार पर राज्य की मांग उठी। और जितने कांग्रेसी नेता थे उस समय, उन सभी ने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ भाई, राज्य जो है भाषा के आधार पर बनने चाहिए, जरूरी है। लेकिन जैसे ही धर्म के आधार पर एक देश बन गया तो फिर जो उस समय राष्ट्रीय नेता थे उनका थोड़ा सा मन भाषा के आधार पर राज्य बनाने का नहीं था, यानी भाषा के आधार पर लोगों को बांटने का मन नहीं था। इसीलिए भारतीय संविधान में बहुत ही टूटा फूटा, मतलब बहुत ही सुव्यवस्थित तो नहीं, ढीला ढाला ढांचा बना दिया गया, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। लेकिन लगातार मांग उठती रही और संविधान निर्माण के बाद ही लोग अनशन पर बैठने लगे। इसी तरीके से आंध्र राज्य की मांग को लेकर पोटी श्री रामुलु
अनशन पे बैठे और लगभग 22 दिन के आमरण अनशन के बाद उन्होंने देह त्याग दिया अपना, उनकी मृत्यु हो गई। तो तेलुगु भाषी क्षेत्र आंध्रा राज्य बनाने के लिए आंदोलन जोर पकड़ने लगा, जगह जगह हिंसक घटनाएं होने लगी। अंतिम रूप से इससे थक हार कर सबसे पहले तो आंध्र राज्य बनाया गया 1953 में, और फिर 1953 में ही 22 दिसंबर 1953 को ही संपूर्ण देश को भाषा के आधार पर बांटने के लिए, भाषा के आधार पर राज्य बनाने के लिए क्या किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इसमें फजल अली जो कि जस्टिस थे, न्यायमूर्ति थे, तो जस्टिस फजल अली अध्यक्ष रहे, वहीं हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पणिक्कर सदस्य रहे। यानी 3 लोगों का एक आयोग बनाया गया जिसका उद्देश्य यह था कि कोशिश की जाए कि भाषा के आधार पर और प्रशासनिक आधार पर राज्य का गठन किया जाए। जहां संभव हो वो भाषा के आधार पर बन जाए, अन्यथा प्रशासनिक आधार पर तो बने। आप पाएंगे कि कुछ राज्य ऐसे थे उस समय 1956 में जो बने, वो भाषा के आधार पर नहीं बने थे। जैसे पंजाब और हरियाणा, मतलब पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र एक था, हिंदी भाषी और पंजाबी भाषी राज्य एक था। बाद में पंजाब से हरियाणा अलग करके हिंदी भाषी राज्य अलग किया गया। इसी तरीके से गुजरात और महाराष्ट्र जो आज है वो भी एक बंबई राज्य के रूप में शामिल था, और उसमें भी गुजराती और मराठी भाषी लोग थे। फिर उसे 2 भागों में बाद में बांटा गया। इस तरीके से भाषाई और प्रशासनिक आधार पर राज्यों के गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। चूंकि इसके अध्यक्ष फजल अली थे, इसलिए इसे फजल अली आयोग भी कह दिया जाता है। इस आयोग ने बहुत चर्चा की, 2 साल लगभग मेहनत करी, और उसके बाद 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी भारत सरकार को, और भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को लागू किया 1 नवंबर 1956 को। तो जो भारत में 4 कैटेगरी में राज्य बटे हुए थे बहुत सारे, उनको व्यवस्थित करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को बनाए गए। और इसी क्रम में मध्य प्रदेश का गठन हुआ, और मध्य प्रदेश का गठन छत्तीसगढ़ सहित, ये 1956 का मैप आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश है, और आज जो वर्तमान का छत्तीसगढ़ है वो भी है। ठीक है, तो क्या किया गया, क्योंकि इससे पहले तो 4 अलग अलग स्टेट्स थे मध्य प्रदेश में, तो उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके मध्य प्रदेश का जो ये वाला स्वरूप है वो दिया गया। इसको कैसे दिया गया, तो सबसे पहले मध्य प्रांत आप जानते हैं कौन सा क्षेत्र, जो ब्रिटिशर्स के अंडर में था, और नागपुर जिसकी राजधानी थी, उससे क्या किया गया, मध्य प्रांत से 8 जिले। कौन कौन से 8 जिले दोस्तों, तो यहां देखिए, यहां लिखा हुआ है, भंडारा, अकोला, अमरावती, नागपुर, वर्धा, यवतमाल, बुल्ढाना, चांदा, किसको सौंप दिए गए, बंबई राज्य को। यानी कि कुल मिलाकर 8 जिले, भंडारा, अकोला, अमरावती, नागपुर, वर्धा, यवतमाल, बुल्ढाना और चांदा, कुल मिलाकर ये 8 जिले जो कि मूल रूप से मराठी भाषी थे, उनको क्या कर दिया गया, इन 8 जिलों को उस समय के बंबई राज्य को सौंप दिया गया। बंबई राज्य से आप, मेरा मतलब है महाराष्ट्र, जो आज महाराष्ट्र है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो ये लिखा भी हो बंबई राज्य, तो बंबई राज्य को सौंप दिया गया। तो 8 जिले मध्य भारत, जो हमारा, माफ कीजिए, मध्य प्रांत से 8 जिलों को बंबई राज्य को सौंप दिया गया, और जितना मध्य प्रांत बचा उसको किसको दे दिया गया, मध्य प्रदेश को दे दिया गया। देख पा रहे हैं आप, ये वाला पूरा हिस्सा मध्य प्रांत का था, ये वाला। ठीक है, ये पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला पूरा हिस्सा मध्य प्रांत का था, तो मध्य प्रांत को ही मिला। ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा मध्य प्रांत से 8 जिले लेकर बंबई राज्य को सौंप दिए, और बाकी मध्य प्रांत पूरा हमारे मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया। पहला परिवर्तन हुआ। ठीक है, दूसरा परिवर्तन क्या हुआ दोस्तों, दूसरा परिवर्तन है मध्य भारत से संबंधित। तो मध्य भारत जिसमें इंदौर, ग्वालियर याद रखिए, है ना, तो उसमें क्या किया गया, सबसे पहले तो कोटा जिले की एक तहसील, शिरौंज तहसील, वर्तमान जो आपका वर्तमान जो राजस्थान है उसमें शामिल थी, कौन सी, कोटा। तो कोटा जिले की जो तहसील थी, शिरौंज तहसील, उसको क्या किया गया, उसको मध्य प्रदेश में शामिल किया, और मध्य प्रदेश में विदिशा जिले में शामिल किया। क्या किया, विदिशा जिले में। असल में बीच में पड़ती थी वो, बीच में राजस्थान का क्षेत्र था, तो उसको शामिल करके यहां पर अंदर ले लिया गया। यानी कोटा जिले की सिरोंज तहसील को हमारे मध्य प्रदेश में शामिल किया गया, और उसे विदिशा जिले में शामिल कर दिया गया। किसमें शामिल किया दोस्तों, विदिशा जिले में शामिल किया। वहीं पर ये ले तो लिया, देना भी पड़ेगा। तो मंदसौर जिले में, हमारा जो मंदसौर जिला पड़ता है, मंदसौर जिले में भानपुरा तहसील है एक। कौन सी तहसील, भानपुरा तहसील। उसका एक गांव सुनैल टप्पा,
तो मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को दे दिया कोटा को। तो कोटा से सिरोंज तहसील ले ली और भानपुरा, हमारे मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा कोटा को वापस कर दिया। तो इस तरीके से आटा साटा हो गया। तो मध्य भारत में दो परिवर्तन हो गए, सिरोंज दिया, सुनील टप्पा दे दिया, ठीक। माफ कीजिए। फिर तीसरी व्यवस्था क्या की गई? तीसरा, अब उस वहां पर था विंध्य प्रदेश, तो विंध्य प्रदेश को और भोपाल को बिना किसी परिवर्तन के, चूंकि इसमें कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं थी, तो बिना किसी परिवर्तन के क्या किया, मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया। तो तीन बातें फिर से दोहरा देता हूं। मध्य प्रांत जो था, जिसकी राजधानी नागपुर, उसके 8 जिले लिए और बंबई प्रांत को दे दिए उस समय के। मध्य भारत में दो परिवर्तन हुए, कोटा की सिरोंज ले ली, सुनील टप्पा को सौंप दिया। और फिर विंध्य प्रदेश भोपाल को जैसा का तैसा, जैसी अपन ने अभी तक देखा आजाद संविधान लागू होने के बाद के मैप में, वैसा का वैसा ही भारत हमारे मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। इस तरीके से 1 नवंबर 1956 को ये जो सिनेरियो आप देख रहे हैं, ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये आपको प्राप्त हो गया। और जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को, तो उसका कुल मिलाकर क्षेत्रफल कितना था? 4,43,446 वर्ग किलोमीटर। 4,43,446 वर्ग किलोमीटर था। कुल मिलाकर 43 जिले थे। कितने जिले दोस्तों? 43 जिले थे। 8 संभाग थे। कौन थे? 8 संभाग थे। पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। पट्टाभी सीतारामैया पहले राज्यपाल बने। राजधानी कौन सी? भोपाल। कौन सी थी राजधानी? भोपाल। हालांकि भोपाल दोस्तों जिला नहीं था, भोपाल जो है सीहोर जिले की तहसील के रूप में राजधानी बना था। तो सीहोर जिले की तहसील के रूप में राजधानी कौन बना? भोपाल बना। और कुल मिलाकर 288 विधानसभा सीटें उस समय थी। ठीक बात है। 4,43,446 वर्ग किलोमीटर से हमें लाना है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर पर। हम देखेंगे कैसे हुआ ये, ठीक है। आगे बढ़ते चले गए तो 43 जिले थे, 8 संभाग थे, इसमें बढ़ोतरी होगी, जाहिर सी बात है। तो कैसे हुई जरा देख लेते हैं। 1956 के बाद हेडिंग है 1956 के बाद राज्यों में जिलों का गठन। तो आप पाएंगे 1956 के बाद कैसी कैसी परिस्थितियां बनी। सबसे पहले बात आई 1972 में, 13 सितंबर 1972। 13 सितंबर 1972 को क्या किया गया? 2 नए जिले बनाए गए और एक नया संभाग बनाया गया। तो जिले कौन कौन से बनाए गए? सबसे पहले भोपाल जिला बनाया गया। चूंकि मैंने अभी आपको बताया भोपाल राजधानी थी लेकिन वो जिला नहीं था, सीहोर जिले की तहसील के रूप में भोपाल को राजधानी बनाया गया था। तो सबसे पहले 1972 में भोपाल क्या बनाया गया? एक जिला बनाया गया। किससे अलग करके? सीहोर से अलग करके। तो आप देख भी पा रहे हैं, ये सीहोर से अलग करके भोपाल को राजधानी बनाया गया। ठीक है, चलिए। दूसरा, राजनांदगांव जिला बनाया गया। क्या बनाया गया? राजनांदगांव जिला बनाया गया, जो किससे अलग करके बनाया गया? दुर्ग से अलग करके बनाया गया। तो राजनांदगांव दुर्ग से अलग करके बनाया गया और आज ये मध्य प्रदेश में शामिल नहीं है बल्कि छत्तीसगढ़ का हिस्सा है। और वहीं पर 2 जिलों के बाद एक बनाया गया संभाग। क्या बनाया गया दोस्तों? एक संभाग डिवीजन बनाया गया, बिलासपुर डिवीजन, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर संभाग या बिलासपुर डिवीजन बनाया गया। ठीक बात है। चलिए, इस तरीके से अभी तक 43 जिले थे, 2 जिले मिले, 45 जिले हो गए और 8 संभाग थे। एक संभाग बिलासपुर मिलाया, कितने संभाग हो गए? 9 संभाग हो गए। तो 13 सितंबर 1972 को जिलों की कुल संख्या हो गई 45 और संभाग कितने हो गए? 9 हो गए। कितने हो गए दोस्तों? 9 हो गए। इस समय हमारे मुख्यमंत्री कौन थे? तो इस समय आप पाओगे मुख्यमंत्री हमारे श्यामाचरण शुक्ल, श्यामाचरण शुक्ल जी जो हमारे मुख्यमंत्री थे। और राज्यपाल कौन थे? तो सत्यनारायण सिन्हा हमारे राज्यपाल थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि 1972 में भोपाल बनने के समय, भोपाल को जिला बनाए जाने के समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्यामाचरण शुक्ल थे। और राज्यपाल कौन थे? सत्यनारायण सिन्हा हमारे राज्यपाल थे। ठीक है, तो इस तरीके से जिलों की संख्या 45 हो गई और संभाग कितने हो गए? 9 हो गए। ठीक बात दोस्तों। चलिए, बात आगे बढ़ी 1980 में। 1980 में क्या किया गया? 1980 में 3 अलग अलग संभाग बनाए गए। कितने संभाग दोस्तों? 3 अलग अलग संभाग बनाए गए। एक बनाया गया चंबल संभाग। आप मैप में देख पा रहे हैं चंबल संभाग कौन सा है? ऊपर वाला हिस्सा। तो ये आपका चंबल नदी किनारे का संभाग कहलाता है चंबल संभाग। तो ये आपका चंबल संभाग है जो 1980 में बनाया गया। दूसरा होशंगाबाद संभाग। तो होशंगाबाद संभाग ये रहा आपका। वर्तमान में आप जानते हैं होशंगाबाद जिले का नाम बदल दिया गया है। होशंगाबाद जिले का नाम नर्मदापुरम कर दिया गया है।
वहीं इस होशंगाबाद संभाग का नाम 2008 में ही बदल दिया गया था। 2008 में इसका नाम नर्मदापुरम कर दिया गया था। क्या कर दिया गया दोस्तों? नर्मदापुरम। तो 1980 में जब बना तब तो होशंगाबाद संभाग ही था, लेकिन 2008 में होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया था। क्या कर दिया गया दोस्तों? नर्मदापुरम कर दिया गया था। वहीं जिले का नाम अभी थोड़ी देर पहले बदला है। तो चंबल संभाग, आपका नर्मदापुरम संभाग, और एक संभाग जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में शामिल है, नाम है बस्तर संभाग। क्या नाम है दोस्तों? बस्तर संभाग। तो इस तरीके से 1980 में कुल मिलाकर 3 नए संभाग बने। कितने संभाग बने दोस्तों? 3 नए संभाग बने, और कुल संभाग की संख्या कितनी हो गई 1980 में? 12 हो गई। तो 45 जिले और 12 संभाग। 45 जिले और 12 संभाग। ठीक बात दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 1998 में यानी राज्य के पुनर्गठन और छत्तीसगढ़ के गठन के पहले कुछ 2 बार अलग अलग जिले बनाए गए और बहुत बड़ी तादाद में काम हुआ ये। तो जरा देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले 25 मई 1998 की बात करते हैं। 25 मई 1998 को बीआर दुबे समिति की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर? बीआर दुबे समिति की सिफारिश पर। बीआर दुबे समिति की सिफारिश पर क्या किया गया? कुल मिलाके 10 नए जिले बनाए गए। कितने नए जिले बनाए गए दोस्तों? ये लिखा हुआ है। कितने जिले बनाए गए? 10 नए जिले बनाए गए। और इन 10 नए जिलों में से वर्तमान मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 4 जिले हैं और 6 जिले आज के छत्तीसगढ़ में शामिल थे। तो हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हमें मतलब किससे? केवल इन 4 जिलों से। किससे दोस्तों? इन 4 जिलों से हमें मतलब है। ठीक है। तो कुल मिलाकर बीआर दुबे समिति की सिफारिश पर 25 मई 1998 को 10 जिले बनाए गए, जिसमें से वर्तमान में 4 मध्य प्रदेश में शामिल हैं। और कौन कौन से हैं वो? तो एक बड़वानी जिला है, आप जानते हैं बड़वानी यहां पर है, ये बड़वानी जिला है। किससे अलग करके बनाया गया? जस्ट बाजू में एक जिला है, आप देख रहे हैं, खरगोन। क्या है दोस्तों? खरगोन। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखें हम कि हमें जो है मैप के साथ ही काम करना चाहिए, मैप के साथ ही पढ़ना चाहिए। जिस तरीके से आप अपने प्रिय व्यक्ति को निहारते हैं, घूरते हैं और जी चाहता है और देखें, उसी तरीके से आपको मैप को भी देखना चाहिए और मैप को भी निहारना चाहिए ताकि मैप आपको याद हो जाए। और जिस तरीके से आप पूछते हैं मेरे बाबू ने थाना थाया कि नहीं थाया, वैसे आप अपने मैप से भी रेगुलर पूछें कि मेरे बाबू ने थाना थाया कि नहीं थाया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बड़वानी किससे अलग करके बनाया गया? खरगोन जिले से अलग करके बनाया गया। फिर आता है श्योपुर। क्या आता है दोस्तों? श्योपुर। तो श्योपुर जिला है, इधर देखिए आप, ये है उत्तर में, चंबल में। और किससे अलग करके बनाया गया? तो बाजू में जिला है मुरैना। तो श्योपुर किससे अलग करके बनाया गया? मुरैना से अलग करके बनाया गया। वहीं आता है अगला कटनी। कौन सा जिला है दोस्तों? कटनी जिला आता है। कटनी आप देखेंगे यहां पर है, और ये अलग करके बनाया गया जबलपुर से। किससे अलग करके बनाया गया? जबलपुर से अलग करके बनाया गया। और चौथा जिला जो 1998 में 25 मई को बना बीआर दुबे समिति की सिफारिश पर, वो हो गया डिंडोरी। और डिंडोरी बनाया गया मंडला से अलग करके। कौन से अलग करके दोस्तों? मंडला से अलग करके। दोस्तों मंडला की बात आई है, जरा मैप आप गौर से देखिए। मंडला की सीमा मध्य प्रदेश का जो मंडला है उसकी सीमा छत्तीसगढ़ से मिलती है। मंडला की सीमा छत्तीसगढ़ से मिलती है। आप कुछ मैप देखेंगे जिसमें आपको मिलेगा कि मंडला की सीमा छत्तीसगढ़ से नहीं मिलती। ये सरासर गलत मैप होगा, सही मैप है ये, ऑफिशियल डेटा के हिसाब से बता रहा हूं दोस्तों आपको। तो मंडला जिला जो है उसकी सीमा किससे मिलती है? छत्तीसगढ़ से मिलती है, ध्यान रखिएगा। तो मंडला से अलग करके बनाया गया डिंडोरी। कुल मिलाकर कितने जिले हो गए? आप देखेंगे 4 जिले हमें मध्य प्रदेश में मिले, 10 जिले बनाए गए थे बीआर दुबे समिति की सिफारिश पर। 4 हमें मिले, एक मिला बड़वानी किससे अलग करके? खरगोन से अलग करके। एक मिला श्योपुर मुरैना से अलग करके। एक मिला कटनी किससे? जबलपुर से अलग करके। और एक मिला डिंडोरी मंडला से अलग करके। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 10 जिले मध्य प्रदेश को समय मिले, जिसमें 4 अभी मध्य प्रदेश से संबंधित हमारे वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल है, और 6 जिले आज के छत्तीसगढ़ को हमने बना के दिए थे। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 10। तो 45 जिले पहले थे, अब कितने हो गए? 55। तो 45 और 10 55। तो मई 1998 में 10 नए जिले बनाए गए थे। कुल मिलाकर जिलों की संख्या कितनी हो गई थी? 55 हो गई थी। और उस समय हमारे मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह साहब, दिग्गी राजा जैसे कहते हैं, जिन्हें कहते हैं। तो दिग्विजय सिंह साहब थे, और उसके साथ राज्यपाल थे भाई महावीर। भाई महावीर, ये आपसे पूछ सकते हैं कि मई 1998 में जब 10 नए जिले बनाए गए थे उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? दिग्विजय सिंह थे। और राज्यपाल कौन थे? तो भाई महावीर राज्यपाल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्रम में इतने में काम नहीं हुआ, इतने में बात नहीं बनी, तो जून 1998 में क्या किया गया? 6 और जिले बनाए गए।
और ये बनाए गए सीदेव समिति की सिफारिश पर। फिर से बताता हूं, बी आर दुबे समिति की सिफारिश पर 10 जिले बने थे। सीदेव समिति की सिफारिश पर 6 नए जिले बने। ठीक है, चलिए, और दोनों 1998 में बने, वो मई में बने, जून में बने, केवल 15 दिन का अंतर है, 25 मई 10 जून। 6 नए जिले बने और 6 में से 3 वर्तमान मध्य प्रदेश में है और 3 छत्तीसगढ़ में थे। ठीक है, तो 3 वर्तमान मध्य प्रदेश में कौन कौन से हैं? तो वो है हरदा, उमरिया और नीमच। तो हरदा जिला जो है वो किससे बनाया गया? होशंगाबाद जिले से अलग करके बनाया गया। और आप जानते हैं होशंगाबाद को वर्तमान नर्मदापुरम के नाम से जानते हैं। तो होशंगाबाद से अलग करके क्या किया गया? होशंगाबाद से अलग करके हरदा जिला बना दिया गया, तो एक जिला ही हो गया। दूसरा उमरिया जिला, उमरिया आपको मालूम है पूर्व में जाएगा, तो उमरिया जिला ये रहा आपका, और किससे अलग करके बनाया होगा? पास में एक जिला है शहडोल। तो अगर आपने मैप को ध्यान से देखा है, याद किया, तो आपको इजीली याद आएगा कहां से अलग किया होगा। तो ऑप्शन देख के आप निकाल सकते हैं। उमरिया जिला शहडोल जिले से है। ठीक है, चलिए, फिर आता है नीमच। तो नीमच जो है ये आपके मंदसौर से अलग किया गया, ये देखिए। तो कुल मिलाकर जून 1998 में जो 6 जिले बनाए गए उसमें से 3 मध्य प्रदेश में वर्तमान में शामिल हैं। पहला हरदा नीचे होशंगाबाद से अलग करके, दूसरा मंदसौर से अलग करके नीमच, और तीसरा बनाया गया आपका उमरिया शहडोल से अलग करके। ठीक बात है दोस्तों, चलिए, इस तरीके से कुल 6 जिले हो गए, और 6 जिले हो गए कितने? आपके 61 जिले। कितने हो गए? 61 जिले और 12 संभाग। ठीक है, 61 जिले और 12 संभाग हो गए। इस समय भी दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे और भाई महावीर हमारे राज्यपाल थे। इस तरीके से कुल मिलाकर 1998 में 61 जिले और 12 संभाग हैं। अब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ और छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया। और इस समय यानी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग करने के पहले, यानी 1 नवंबर 2000 से ठीक पहले हमारे पास 61 जिले हैं और 12 संभाग हैं। 61 जिले हैं और कितने? 12 संभाग हैं। छत्तीसगढ़ को हमने इसमें से कितने दे दिए? इसमें से दे दी 16 जिले और 3 संभाग। तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन करके हमने छत्तीसगढ़ अलग किया, है ना। भारत सरकार ने, संसद ने अलग किया और 16 जिले उसके पास गए और 3 संभाग गए। तो हमारे 61 में से 16 गए तो कितने बचे? 45 जिले बचे, और 12 में से 3 संभाग गए तो कितने बच गए दोस्तों? 9 संभाग बच गए। कितने बच गए दोस्तों? 9 संभाग बच गए। तो इस तरीके से आप पाओगे 45 जिले और 9 संभाग, 45 जिले और 9 संभाग, ये हो गई कहानी। इस समय जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ और छत्तीसगढ़ बना, तो उस समय भी हमारे दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे और भाई महावीर जो थे वो क्या थे? राज्यपाल थे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अब आते हैं 2000 के बाद, यानी मध्य प्रदेश बन चुका है, 45 जिले हैं, 9 संभाग हैं, और उसके बाद कैसे नए जिले बने। और आज जो हम देखते हैं कि 52 जिले हैं, 53 बनने वाला है, घोषणा हो चुकी है, उधर तक कैसे पहुंचे उसको समझते हैं। 5 अगस्त 2003, 5 अगस्त 2003 बोस समिति की सिफारिश पर 3 नए जिले बनाए गए। किसकी सिफारिश पर? बोस समिति की सिफारिश पर। फिर दोहरा देता हूं, मई 1998, 25 मई 1998 बी आर दुबे समिति की सिफारिश पर 10 जिले बने। ठीक है, 10 जून 1998 सिंहदेव समिति की सिफारिश पर 6 जिले बने। और अब आता है 5 अगस्त 2003 बोस समिति की सिफारिश पर 3 नए जिले बने। कौन कौन से? एक बना अशोकनगर। कौन सा बना दोस्तों? अशोकनगर। दूसरा बुरहानपुर और तीसरा अनूपपुर। तो आप देखेंगे पहला है अशोकनगर, तो अशोकनगर आपके गुना के जस्ट राइट हैंड साइड पे है और गुना से अलग करके ही बनाया गया। तो ये आपको पड़ा अशोकनगर, ग्वालियर संभाग में शामिल है अशोकनगर। ये हो गया आपका, किससे अलग किया गया? गुना से अलग करके बनाया गया 2003 में। फिर आया बुरहानपुर, तो बुरहानपुर आपका ये रहा बुरहानपुर, और किससे अलग करके बनाएंगे? तो इसके जस्ट ऊपर है खंडवा। अगर मैप ध्यान है तो याद रहेगा किससे अलग करके बनाया है। तो बुरहानपुर से अलग करके बना, माफ कीजिए, खंडवा से अलग करके बना बुरहानपुर। ठीक है, हो गया। फिर आता है अनूपपुर। अनूपपुर दोस्तों आप देखेंगे पूर्व की ओर जिला है, ये देखिए, ये अनूपपुर जिला, और किससे अलग करके बनाएंगे? शहडोल से अलग करके बनाएंगे। किससे अलग करके बनाएंगे दोस्तों? शहडोल से अलग करके बनाएंगे। और अभी ध्यान रहे, इससे जस्ट पहले हमने शहडोल से अलग करके बनाया था उमरिया। क्या सा बनाया था भाई? उमरिया बनाया था। ठीक है, तो अनूपपुर जिला हो गया। कितने जिले बनाए? 3 जिले, अशोकनगर मध्य में ये वाला, बुरहानपुर और हमारा अनूपपुर। तो इस तरीके से कुल मिलाकर 3 नए जिले बनाए और हमारे पास
1 नवंबर 1956 को 45 जिले थे, 2003 में 5 अगस्त को 3 जिले बनाए और कुल मिलाकर कितने हो गए? 48 जिले हमारे पास हो गए। संभाग वही 9 ही रहेंगे क्योंकि 12 में से 3 हमें दे दिए थे, 9 बचे। इस समय जो मुख्यमंत्री थे 2003 में वो थे दिग्विजय सिंह जी थे, और जो राज्यपाल थे वो थे राम प्रकाश गुप्त। कौन थे? राम प्रकाश गुप्त जी थे। ठीक है, चलिए फिर आया मई 2018। मई 2018 में 17 मई 2018 को हमने कितने 2 नए जिले बनाए। कौन कौन से? एक बनाया अलीराजपुर और एक बनाया सिंगरौली। अलीराजपुर और सिंगरौली। तो अलीराजपुर आपका देख पा रहे हैं झाबुआ से अलग करके बनाया गया। ये झाबुआ अलीराजपुर है, ये अलीराजपुर है, तो झाबुआ से अलग करके अलीराजपुर को बनाया गया। अलीराजपुर को झाबुआ से अलग करके बनाया गया। ये आपका झाबुआ ऊपर, नीचे अलीराजपुर अलग करके बनाया गया। वहीं माफ कीजिए, वहीं सिंगरौली, तो सिंगरौली जो जिला है ये आपका यहां रहा, सीधी से अलग करके बनाया गया। किससे? सीधी से अलग करके बनाया गया। जिस बाजू में सीधी जिला है पश्चिम में, तो सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली और आपका अलीराजपुर दोनों कब बने? मई 2008 में बने। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। अलीराजपुर को झाबुआ से अलग करके बनाया गया और सिंगरौली को सीधी से अलग करके बनाया गया। इस तरीके से कुल जिलों की संख्या 48 + 2 50 हो गई। कितनी हो गई दोस्तों? 50 हो गई। 48 + 2 50 हो गई। और संभाग वही 9 के 9 है। इस समय 2008 में, मई 2008 में हमारे मामा शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री बन चुके थे और राज्यपाल थे बलराम जाखड़ जी। कौन थे? बलराम जाखड़ जी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2008 में, यहां पर 2008 है मई में। ठीक है, फिर आता है जून। जून 2008 में क्या किया गया? तो जून 2008 में 14 जून 2008 को एक संभाग बनाया गया। क्या बनाया गया? एक संभाग बनाया गया। अभी हमने देखा मई में 2 जिले बने हैं और अब जून में संभाग बनेगा। ठीक है, तो एक संभाग बनाया गया। कौन सा? शहडोल संभाग। कौन सा संभाग दोस्तों? शहडोल संभाग। मैप में आप देख रहे हैं ये वाला जो क्षेत्र है आपका, वो शहडोल संभाग बनाया गया और उसमें वर्तमान में 3 जिले शामिल हैं। कौन कौन से? शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। लेकिन जब 2008 में उसे बनाया गया था तो उसमें डिंडोरी भी शामिल था। कौन सा जिला शामिल था दोस्तों? डिंडोरी भी शामिल था। यानी 4 जिलों को मिलाकर एक नया संभाग बनाया गया था। कौन सा संभाग? शहडोल संभाग। कौन कौन से जिले मिलाए थे? शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। ये कहां से लिए थे? तीनों जिले लिए थे रीवा संभाग से। कौन संभाग से दोस्तों? रीवा संभाग से 3 जिले लिए थे, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। और डिंडोरी लिया था जबलपुर संभाग से। कौन संभाग से दोस्तों? जबलपुर से लिया था डिंडोरी। और इस तरीके से 4 जिले मिलाकर 2008 में शहडोल संभाग बनाया गया था। लेकिन बाद में डिंडोरी संभाग को वापस, माफ कीजिए, डिंडोरी जिले को वापस से जबलपुर संभाग को सौंप दिया गया और वर्तमान में जिलों की कुल संख्या कितनी हो गई? वापस 3 हो गई। और वो है कौन कौन से? शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। तो शहडोल संभाग जो है सबसे छोटा संभाग है, उसमें शहडोल, उमरिया और अनूपपुर 3 जिले शामिल हैं। ठीक है, काय से बना? रीवा संभाग से बना मूल रूप से। ठीक, चलिए, तो जिलों की कुल संख्या तो 50 थी, अब संभाग बढ़ के कितने हो गए? 10 संभाग हो गए। और इसी समय से, इसी 2008 से छिंदवाड़ा संभाग के रूप में क्या है? प्रस्तावित है, प्रपोज्ड है। संभाग डिवीजन के रूप में प्रस्तावित है, प्रपोज्ड है, जिसमें कौन कौन से जिले? सिवनी, छिंदवाड़ा और बालाघाट और बैतूल का कुछ क्षेत्र भी है। तो सिवनी, बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले मिलाकर छिंदवाड़ा संभाग जो है प्रस्तावित है। कौन कौन सा? सिवनी, आपके यहां पर सिवनी, बालाघाट और छिंदवाड़ा 3 जिले मिलाकर आपका छिंदवाड़ा संभाग 2008 से ही प्रस्तावित है, लेकिन वो अभी बन नहीं पाया। तो अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 10 संभाग है, 11वां छिंदवाड़ा के रूप में प्रस्तावित है। और जब ये प्रक्रिया हुई जून में 2008 में, तो शिवराज सिंह जी हमारे सीएम और बलराम जाखड़ जी हमारे राज्यपाल थे। आगे बढ़ते हैं। अब आया अगस्त 2013। तो 15 अगस्त 2013 को मध्य प्रदेश में एक नया जिला बनाया गया और आपके मालवा क्षेत्र में शाजापुर से अलग करके आगर मालवा बनाया गया। तो शाजापुर सीहोर के जस्ट पश्चिम में, ये आपका शाजापुर, और इससे अलग करके आगर मालवा बनाया गया। तो शाजापुर से अलग करके आगर मालवा बनाया गया और 15 अगस्त 2013 को बनाया गया। कुल मिलाकर कितने जिले हो गए? 51। तो 51वां जिला कौन सा हुआ? आगर मालवा। कौन सा हुआ दोस्तों? 51वां जिला आगर मालवा। सेम मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान और राम नरेश यादव हमारे राज्यपाल थे उस समय। यूपी के सीएम रहे थे राम नरेश यादव, वो हमारे मध्य प्रदेश के उस समय राज्यपाल थे।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर 2018 में आया, 1 अक्टूबर 2018 में 52वां जिला बनाया गया, वो बनाया गया निवाड़ी। कौन सा बनाया गया दोस्तों? निवाड़ी। तो 2018 में किससे अलग करके? टीकमगढ़ से अलग करके 3 तहसीलें निकाली गई टीकमगढ़ से। कौन कौन सी? निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर। तो निवाड़ी, ओरछा और पृथ्वीपुर को हटाकर या निकाल कर टीकमगढ़ जिले से एक नया जिला बनाया गया, 52वां जिला, नाम पड़ा निवाड़ी जिला। कौन सा जिला दोस्तों? निवाड़ी जिला। और कुल मिलाकर जिलों की संख्या कितनी हो गई? 52। तो 52वां जिला कौन सा हो गया दोस्तों? निवाड़ी हो गया। कौन सा हो गया? निवाड़ी हो गया। इस समय मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह जी चौहान थे और राज्यपाल थी दूसरी महिला राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से 52 जिले बन गए। अब 2023 में 15 अगस्त 2023 को बनाने की घोषणा हो चुकी है, यानी हमारे मध्य प्रदेश का 53वां जिला बनाने की घोषणा की जा चुकी है। और वो कौन सा जिला होगा दोस्तों? तो वो होगा मऊगंज। ये ऑफिशियल आपको डेटा है, मऊगंज होगा, जो रीवा जिले से अलग करके बनाया जाएगा। 53वां जिला, इसमें मऊगंज एक तहसील होगी, दूसरी तहसील होगी हनुमना, हनुमना ये रखी हुई हनुमना, एक होगी नईगढ़ी। कौन सी? नईगढ़ी होगी। कौन सी होगी दोस्तों? नईगढ़ी। और एक नई तहसील बनाई जाएगी देवतालाब। कौन सी? देवतालाब। तो कुल मिलाकर 4 नई तहसीलें मिलाकर, या रीवा जिले की 4 तहसीलें होंगी, उसको मिलाकर नया जिला बनाया जाएगा। 3 तहसीलें पहले से मौजूद हैं, मऊगढ़, हनुमना और नईगढ़ी, और एक जिला, माफ कीजिए, एक नई तहसील बनाई जाएगी देवतालाब। और कुल मिलाकर 4 नई तहसीलों को मिलाकर क्या बनाया जाएगा? मऊगंज जिला बनाया जाएगा, रीवा जिले से अलग करके। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश का 53वां जिला बनेगा। कुल मिलाकर 10 संभाग ही हैं। और इसके बाद ये और बात कि मुख्यमंत्री कौन? तो शिवराज सिंह जी चौहान। और राज्यपाल कौन है वर्तमान में? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल ही रहने की संभावना है। इसमें कोई परिवर्तन होगा तो आपको अपडेट रखना चाहिए, या मैं आपको अपडेट कर दूंगा दोस्तों। इसके अलावा एक जिला और प्रस्तावित है, नागदा। तो उज्जैन और रतलाम से निकालकर नागदा भी एक जिला प्रस्तावित है, हालांकि उसको बनाने की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। ठीक है, आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि आपकी क्लास आपको पसंद आई तो हमें प्रेरित करने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों तक पहुंचाएं, शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।